नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गोपालगंज में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, देसी पिस्टल और तलवार बरामद। साइबर लेन देन विवाद में युवक की हत्या का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। नवादा मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस नेता उमैर खान का बयान, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। थावे दुर्गा मंदिर से करोड़ों के आभूषण चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गोपालगंज पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने युवक के पास से एक देसी पिस्टल और धारदार तलवार बरामद की। पुलिस ने यह कार्यवाही हथुआ थाना क्षेत्र से की है। गिरफ्तार युवक का नाम विकास कुमार बताया जा रहा है। सिवान जिले के नौतन गांव का निवासी है ये, और इस मामले में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर हथुआ पुलिस के द्वारा टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें एक युवक को देसी पिस्टल और धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम विकास कुमार है, जो सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कई आपराधिक इतिहास जो है इसका है और जांच की जा रही है फिलहाल पुलिस की तरफ से। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आए और उसके नेटवर्क और किन-किन लोगों से जुड़े हुए हैं। थाना अंतर्गत हथुआ गांव में एक व्यक्ति को आर्म्स लेकर घूमते हुए पाया गया। इसकी सूचना प्राप्त होते ही थाना अध्यक्ष के द्वारा एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति को एक देसी पिस्टल एवं धारदार दाव के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम विकास कुमार है, जो नौतन सिवान का रहने वाला है। क्या सर इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास अभी पता नहीं चला, इसके बारे में जांच की जा रही है। सर इस एरिया में आए थे, क्या कुछ कारण हो सकता है? नहीं, ये नॉर्मली अपना बताया क्या कि हम नॉर्मली रखे हुए हैं, कुछ कांड करने के बारे में नहीं बताया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर इनकी? गिरफ्तारी एक किराए के मकान में रहते थे हथुआ गांव में, उनके मकान से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार के बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र के जरुवाडी गांव के रहने वाले विकास कुमार यादव उर्फ विक्की की तलझारी थाना क्षेत्र के मामले में पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और इस पूरे के पूरे कांड में प्रयुक्त जो पिस्टल थी, जो कार थी, उसके समेत कई ऐसे सामान हैं, संदिग्ध सामान, जो बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि विकास उर्फ विक्की की हत्या साइबर अपराध से जुड़े पैसे के लेन देन में की गई थी। पैसे नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि तालाझरी थाना क्षेत्र के सकरी गांव स्थित बांध के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया था, जिसे गोली मारकर हत्या कर शव फेंक दिया गया था। शव की पहचान नहीं होने से चौकीदार के बयान पर तालझारी थाना में मामला दर्ज किया गया था। चंद्रकांत का इसमें आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 7.65 mm का पिस्टल, साथ ही कारतूस और बिना नंबर प्लेट की सफेद रंग की टाटा पंच कार, साथ ही 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके अलावा मृतक के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी के एटीएम कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि जो बाकी अप्राथमिकी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पिछले दिनों नवादा जिले के भट्टा पर गांव में फेरी लगाने वाले मोहम्मद अतर हुसैन की मॉब लिंचिंग का मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष उमैर खान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि एक गरीब परिवार की रोजी रोटी छीनने का गंभीर अपराध है। अपराध का कोई जाति या धर्म नहीं होता और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं हिजाब विवाद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाकिस्तान से मिली धमकी पर उमैर खान ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी बाहरी देश को बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने या धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे हैं और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उस पर फैसला देश के कानून और जनता करेगी। उमैर खान ने हिजाब मामले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई नियम था तो नियुक्ति पत्र देने से पहले ही संबंधित अधिकारी को प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए थी। एक मुख्यमंत्री द्वारा किसी बच्ची का हिजाब उतरवाना उनकी विचारधारा को दर्शाता है। उन्होंने अपील की कि इस पूरे मामले को धर्म के चश्मे से न देखा जाए।
का काम है। पाकिस्तान का अगर कोई आदमी बिहार के मुख्यमंत्री को धमकी देता है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, उसका क्या दायित्व बनता है। मगर हाँ, मैंने खुद कल मीडिया के माध्यम से ये निंदा किया था कि जब हमारे परिवार का मुखिया, प्रदेश का मुखिया, जिसके हाथ में तमाम माँ बहनों की और बिहार के एक एक लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मामला है, अगर इस तरह की एक तरफ से आप किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं बच्ची को, अगर आपका यही कानून था तो उस बच्ची को वहां आने के पहले प्रशासनिक पदाधिकारी से ये खबर करवा देना चाहिए था कि बेटा तुम हिजाब को हटा के यहाँ आओ, तब हम अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ये तो अच्छा नहीं लग रहा था ना कि नीतीश कुमार जी एक मुख्यमंत्री किसी बच्ची का हिजाब उतार रहे हैं। जो धमकी आई है उसको क्या कहेंगे? धमकी तो मैं तो बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के आदमी को धमकी देने की हिम्मत क्यों है? वो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो यहाँ अगर उन्होंने उनसे अगर कोई गलती हुई है या इस तरह की घटना का अंजाम दिया है उन्होंने, चाहे जो भी वजह हो, चाहे उनकी विचारधारा बदल गई हो या फिर अगर कुछ गड़बड़ चल रहे हैं, बीमार हैं, तो उसकी इलाज बेहतर होना चाहिए। मगर पाकिस्तान और दूसरी जगह के लोगों को एक शब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। हम यहाँ के हिंदुस्तान के लोग, समाज के हर वर्ग के लोगों ने उसकी निंदा की है। इसको भी धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश ना किया जाए, इसको भी धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश नहीं किया जाए। वो एक बच्ची है, वो बिहार की बच्ची है। बिहार के एक एक अमन पसंद और सिविलाइज लोगों ने इस बात की निंदा की है कि नीतीश कुमार को यह काम नहीं करना चाहिए था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल थावे दुर्गा मंदिर में अज्ञात चोरों ने दुर्गा मां की प्रतिमा से करोड़ों रुपए का सोने की मुकुट जो है समेत कई हार और बेशकीमती जो आभूषण थे उनको चोरी कर लिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना बीती रात थावे थाना क्षेत्र के थावे दुर्गा मंदिर की बताई जा रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि दुर्गा मंदिर में बीती रात देर रात अज्ञात चोरों ने सीढ़ी से मंदिर के अंदर घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा से सोने, चांदी, मुकुट, तमाम हार और आभूषण समेत कई कीमती आभूषणों की चोरी कर ली। दो अज्ञात चोर, जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, मंदिर के पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर अंदर प्रवेश कर गए और मंदिर का ताला तोड़कर मां दुर्गा की प्रतिमा से सोने का मुकुट, छतरी और अन्य जितने भी आभूषण थे वो चोरी कर लिए। एसपी का ये कहना है कि एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है खंगालने के लिए अलग से टीम गठित की गई है, ताकि चोरों की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस सुरक्षा पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। नए साल और क्रिसमस के पहले नालंदा जिले में ठंड ने अचानक अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पर्वतीय इलाके में हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गया है, जिसका सीधा प्रभाव नालंदा जिले में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही पूरे जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया। सुबह से लेकर शाम तक ठिठुरन भरी ठंड का असर बना रहा। तापमान में लगातार गिरावट के कारण आम लोगों की दिनचर्या, घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दृश्यता जो है, विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है और उसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। स्थिति ये रही तो दिन के समय भी छोटे बड़े सभी वाहनों की हेडलाइट जो है वो जलती हुई नजर आई। मौसम के इस बदले मिजाज ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी अपना असर दिखा सकती है, जिससे प्रशासन और आमजन दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिलने के बाद केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बिहार के नेतृत्व को बदल दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को अब अध्यक्ष चुना गया और उसी के कड़ी में बिहार प्रदेश कार्यालय में उनकी ताजपोशी हुई, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इसको लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल के साथ संजय सरावगी को भी संगठन में काफी पकड़ है। ऐसे में उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। बिहार में बीजेपी को प्रचंड बहुमत और साथ ही साथ एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बिहार का जो नेतृत्व था उसको बदल दिया। बता दें कि केंद्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया, जो बांकीपुर के 5वीं बार विधायक जीतकर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो संजय सरावगी जो 6 बार के विधायक हैं, उनको बिहार बीजेपी का कमान दिया गया, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि वैश्य जाति से 3 बार लगातार जो बनने वाले रिकॉर्ड अगर संजय सरावगी है तो रिकॉर्ड को
पार करेंगे। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से संजय जायसवाल थे, उनके समय में जिस तरीके से वो जीत मिली है, उसके बाद जो है फिर आपने देखा सम्राट चौधरी को हाथ में दिया गया था, और लेकिन सम्राट चौधरी के समय उतने परफॉर्मेंस नहीं कर पाई बीजेपी लोकसभा चुनाव में। उसके बाद जो सम्राट चौधरी के हाथ से छोड़कर जो है दिलीप जायसवाल को जिम्मेदारी दी गई। दिलीप जायसवाल के समय जो है एक प्रचंड जीत मिली, और विधानसभा में देखा 202 सीट जो है एनडीए ने हासिल किया। उसके बाद जो है अब जो फिर से जो है बैच से जाति पर जो है दाव आजमाया गया है, और बैच से जाति पर ही दाव आजमाया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, पूरी तरीके से तैयारी है, वो तैयारी है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पूरी तरीके से जो लोग वो जश्न में डूबे हैं। आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, तस्वीर बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। वो अभिनंदन कार्यक्रम में आज जो है नए प्रदेश अध्यक्ष की जो है ताजपोशी होगी, जिसमें जो लोग हैं वो लोग आए हैं, ताजपोशी होगी, जिसमें देख रहे होंगे कुर्सी भी तमाम लगा दी गया है। विजय सिन्हा भी, प्रेम कुमार और देश नारायण सिंह को उनकी तस्वीर लगाया गया है। ऐसे में जो जीवेश मिश्रा जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, जीवेश जी आज नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी। लगातार बीजेपी जो हम व्यवस्था में नए प्रदेश अध्यक्ष का ताजपोशी हो जाएगी। लगातार बैच से जाति पर ही बीजेपी आजमा रही। संजय जायसवाल, फिर दिलीप जायसवाल, फिर संजय सरावगी। नहीं, ये पार्टी के कार्यकर्ता पे बीजेपी दाव लगाती है, और आपने जितना नाम लिया ये सब पार्टी के ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता रहे हैं। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है, दो बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय संजय सरावगी जी काफ़ी संगठनात्मक व्यक्ति रहे हैं, और वार्ड के अध्यक्ष से आज प्रदेश के अध्यक्ष तक की दूरी तय किया है इन्होंने। वार्ड पार्षद से लेकर के और 6 बार लगातार विधायक रहे। तो संगठनात्मक सोच के साथ साथ चुनावी जो समझ है संजय जी की काफ़ी उम्दा है, और हम समझते हैं कि आदरणीय संजय सरावगी जी का लाभ पार्टी को, एनडीए को भरपूर मिलेगा। इस प्रकार का एटमॉस्फेयर संजय जी के नेतृत्व में बनेगा, और मन से काम करके कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे चलेंगे, इनका स्वभाव रहा है। इसलिए हम लोग तो ये देखते हैं कि कार्यकर्ता भाव से जो काम करने वाले लोग हैं, पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है। यह काफ़ी शीर्ष नेतृत्व का सराहनीय कदम। संगठन और मजबूत होगी, निश्चित रूप से संगठन भी मजबूत होगी, एनडीए भी मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी। चलिए, थे पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो संगठन और मजबूत होगी। संजय सरावगी के नेतृत्व में जिस तरीके से 3 लोगों का जो हमने नाम जिक्र किया, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, उसके बाद संजय सरावगी, उसके बाद जो है उन जो है बिहार में जो है संगठन मजबूत हो गया। और देखा आपने कि इन दोनों का जो नेतृत्व में बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस भी चुनाव में किया गया। और अब जो है संजय सरावगी का दाव है, संजय सरावगी के समय कितनी जो है बीजेपी मजबूत हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में जहरीली हवा का सितम आज भी जारी है, और राजधानी की हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 के पार पहुंच चुके हैं। हालत की गंभीरता को जो है ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक बना रहा, जहां आनंद विहार में एक्यूआई 456, पंजाबी बाग में 406, द्वारका में 372, वजीरपुर में 359, आर के पुरम में 352, आईटीओ में 305, लोधी रोड में 321 और नरेला में 299 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से दिल्ली में इसके रोकथाम के लिए कई सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनमें सरकारी और निजी दफ्तरों को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करना शामिल है। इसके तहत 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना ही होगा। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले वाहनों पर रोक लगाई गई है, और सभी वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन का ये कहना है कि इन कदमों का मकसद प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि वो सावधानी बरतें और गैर जरूरी बाहर निकलने से बचें। खबर एटा से। एटा में घने कोहरे और सर्द मौसम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक श्वेता पांडे ने शहर में मोटरसाइकिल से गश्त कर हालात का जायजा लिया। कोहरे के चलते चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं की आशंका को ध्यान में रखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक श्वेता पांडे और क्षेत्राधिकारी नगर राजेश सिंह ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में अधीनस्थ
पुलिस बल के साथ बाइक गश्त की। इस दौरान प्रमुख मार्ग, बाजारों, संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया गया और आमजन से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोहरे के मौसम में लगातार गश्त, चेकिंग और निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। कोहरे का मौसम है। कोहरे की मौसम में चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए इसमें सभी बाइक्स पे रिफ्लेक्टर टेप लगा के बाइकों को, कोबरा मोबाइल्स को एक साथ लेके गलियों में और मुख्य रास्तों पर गश्त किया गया है, जिससे कि आम जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे और साथ ही जो चोर हैं और इस तरह की प्रवृत्ति के लोग रोड पे टहलते हैं उनके अंदर भी एक खौफ की भावना बनी रहे। इसके दृष्टि से कार्य किया जाए। देखिए, खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर में थाना काकोड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी छापने वाले 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। भागने के दौरान बदमाश की बाइक फिसल गई और खुद को घिरता देख उसने दोबारा पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लग गई और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। घायल बदमाश की पहचान सुनील कुमार उर्फ लेफ्टी के रूप में हुई है, जो लंबे समय से वांछित बताया जा रहा था और जिस पर एसएसपी द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने मौके से चोरी की स्प्लेंडर बाइक, एक तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ जाली नोट छापकर बाजार में चलाने से जुड़े गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। दिसंबर की शाम को थाना ककोड़ पुलिस द्वारा दस्तूरा चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी। दौराने चेकिंग एक संदिग्ध बाइक को जब रुकने का इशारा किया गया तो वो खुर्जा रोड पे भागने लगी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो वो अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। उस पर जो बैठा व्यक्ति था उसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान सुनील उर्फ लेफ्टी पुत्र दशरथ के रूप में हुई है। ये थाना ककोड़ के आजमपुर हुसैनपुर गाँव का रहने वाला है। पूछताछ में इसने ये बताया कि अभी हाल में थाना खुर्जा नगर पे एक नकली नोट के गैंग को पकड़ा गया था। उस गैंग का ये सक्रिय सदस्य है तथा अभी कुछ दिन पहले श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके पास से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली है। इसको प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। देश भर में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रायबरेली में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी बोर्ड्स के स्कूलों की समय सारिणी में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के बेसिक जो स्कूल्स हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय समेत जितने भी बोर्ड्स के स्कूल हैं, अब सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ही संचालित होंगे। प्रशासन का कहना है कि ये निर्णय ठंड और शीतलहर के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि बच्चों को ज्यादा सर्दी से बचाया जा सके। डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर प्लांट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जहां छाई ट्रांसपोर्टिंग का काम लंबे समय से ठप पड़ा हुआ है। डीवीसी मुख्यालय कोलकाता से पहुंचे एडिशनल डायरेक्टर पीपी शाह ने बुधवार को बोकारो थर्मल पावर प्लांट और ऐश पाउंड का निरीक्षण किया और 4 महीनों से छाई ट्रांसपोर्टिंग बंद रहने पर गहरी चिंता जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर जल्द छाई ट्रांसपोर्टिंग शुरू नहीं की गई तो 500 मेगावाट क्षमता वाला बोकारो थर्मल पावर प्लांट बंद करना पड़ सकता है। पीपी शाह ने संबंधित ठेकेदार को 14 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि तय समय सीमा में काम शुरू नहीं होने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐश पाउंड पूरी तरह भर चुका है और अगर प्लांट बंद होता है तो झारखंड समेत 5 से 6 जिले और कई ऐसे राज्य हैं जहां बिजली का संकट खड़ा हो सकता है, जिसका सीधा असर उद्योग, रोजगार और आम जनता पर ही पड़ेगा। निरीक्षण के बाद पीपी शाह ने डीवीसी अधिकारियों के साथ बैठक कर प्लांट संचालन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। 2 कंपनी को डीवीसी ने ऐस इवैक्यूएशन के लिए टेंडर अवार्ड किया, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, वर्क ऑर्डर अवार्ड किया। दोनों कंपनी अक्टूबर में ऑर्डर अवार्ड हुआ, बीजी जमा हुआ, अभी तक स्टार्ट नहीं किया काम। यह हमारे लिए बहुत दुखद चीज़ है और जब तक पॉन्ड की स्थिति जो आज के दिन है तो बहुत दिन हम यूनिट नहीं चला पाएंगे। हम आरसीआर मोड में इमरजेंसी में कर रहे हैं कोशिश। अगर आरसीआर मोड सक्सेस हो गया तो करेंगे, लेकिन जो जनरेशन है वो ज़रूर हम पर करेगा। इसलिए इसके पहले 120 दिन बंद था, लोकल आंदोलन के चलते 120 दिन ऐसी इवैक्यूएशन बंद था और प्लांट की जो स्थिति है
ये देश का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, क्योंकि ये हमेशा कुछ न कुछ टॉप 10 में टॉप 5 में अवार्ड मिलता है। तो ये बंद करना हमारे लिए बाध्य हो जाएंगे हम बंद करने के लिए, क्योंकि ऐश पॉइंट ब्रीच करेगा तो हम रिस्क नहीं ले सकते। सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, इसलिए ऐश पॉइंट का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। और बोकारो में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब बिना हेलमेट पकड़ा गया एक युवक खुद को सीआरपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट बताकर पुलिस पर ही रौब झाड़ने लगा। जांच कर रहे एएसआई को ट्रांसफर कराने तक की धमकी देने लगा। ट्रैफिक थाना में तैनात एएसआई ओशो प्रदीप को युवक की बातों और हाव भाव पर शक हुआ, जिसके बाद पहचान पत्र जब मांगा गया तो पूरा मामला ही खुल गया। जांच में सामने आया कि युवक के पास सीआरपीएफ और एनएसजी के 2 फर्जी पहचान पत्र थे, जिनमें फोटो और शक्ल का मेल ही नहीं बैठा था। पूछताछ के दौरान युवक ने अलग अलग नाम बताए, लेकिन असल में उसकी पहचान अश्विनी कुमार ठाकुर, जिसकी करीब उम्र 35 साल बताई जा रही है, जो जोशी कॉलोनी का निवासी है, उसी से जुड़ा ये मामला पूरा बताया जा रहा है। फर्जी वर्दी और नकली पहचान के सहारे सिस्टम को डराने वाला ये युवक आखिरकार पुलिस के जाल में फंस गया। पुलिस ने सभी फर्जी दस्तावेज जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और सिटी थाना में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं ये पूरा मामला अब बोकारो में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिसंबर 2025 को ट्रैफिक थाना में पदस्थापित एएसआई ओशो प्रदीप नया मोड़ के पास तकरीबन शाम में 3:30 बजे चेकिंग कर रहे थे। उसी दरमियान एक व्यक्ति जो बिना हेलमेट के जा रहे थे उनको रोका गया चेकिंग के दौरान। उसी चेकिंग के दरमियान उनके द्वारा अनावश्यक रूप से जो पदाधिकारी थे वहाँ पे उन पे अपना गलत प्रभाव दिखाया गया और डराया धमकाया गया कि मैं जो हूँ सो इस प्रकार से असिस्टेंट कमांडेंट हूँ सीआरपीएफ में और सुकमा में मेरी पदस्थापन है। और उन्होंने अपना उन्हें गलत तरीके से गलत व्यवहार किया गया उनके द्वारा, उनकी अपना प्रभाव दिखाया गया कि मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ, इस प्रकार से उनका शब्द उनके द्वारा बोला गया। उनसे फिर आग्रहपूर्वक अपना पहचान पत्र भी दिखाने के लिए बोला गया। उस पहचान पत्र में और उनका चेहरा मिलान नहीं कर रहा था। तो फिर और गहन रूप से जब उनका पहचान सारा चीज़ देखा गया तो उनके पास से 2 अन्य भी पहचान पत्र मिला फर्जी तरीके से। एक जिसमें एनएसजी का बना हुआ था अश्विनी को असीम कुमार के नाम से, और दूसरा एक और सीआरपीएफ का था कार्ड बनाया हुआ, वो संदीप कुमार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।